आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल गणित ज्ञानशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम लेकर आए कक्षा 10 के लिए गणित विषय का मॉडल पेपर विज्ञान का। आपके सहयोग से काफी हिट रहा, क्योंकि दोनों जो मैंने मॉडल पेपर बनाए थे उन दोनों में से ज्यादातर पेपर आ गया था। मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करूंगा, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो उसको पूरा अवश्य देखें, क्योंकि मैं जो प्रश्न आपको बताऊंगा उनके साथ साथ और क्या आ सकता है। अगर थोड़ा सा प्रश्न घुमाव कर दिया जाए तो परीक्षक और क्या पूछ सकता है, मैं सहायक प्रश्नों को साथ साथ हल कराता जाता हूं। इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं, पहला जो प्रश्न होता है आपके प्रश्न पत्र का, उसमें 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। वस्तुनिष्ठ जो 12 प्रश्न होते हैं वो प्रत्येक 1 अंक का होता है। दूसरे प्रश्न में 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले होते हैं, और तीसरा जो प्रश्न होता है उसमें 12 प्रश्न लघुत्तरात्मक होते हैं। अब चूंकि गणित में तो सब प्रश्न आपको करके आने हैं, तो वो 30 नंबर का जो मैटर है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें से प्रश्न कहीं से भी कैसे भी पूछ सकता है। तो मैंने ये बिल्कुल राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रदत्त जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर इसको तैयार किया है। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि यही पेपर आएगा, पर हां आएगा। इस तरह से संख्याएं परिवर्तित हो सकती हैं। गणित में संख्याओं को बदलना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला जो चैप्टर है आपका, उसमें से 2 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो दोनों का प्रकार कैसा हो सकता है? एक जो पहला प्रश्न पूछेगा वो उसमें से पूछेगा कि आपको परमेय संख्या या अपरमेय संख्या का ज्ञान है या नहीं, क्योंकि वो ज्ञानात्मक वस्तुनिष्ठ आना है, ठीक है। तो वो परिभाषा से संबंधित पूछेगा। तो देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है? तो देखिए, अपरमेय संख्या और परमेय संख्या का अंतर आप जानते हैं। परमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, अर्थात जैसे 2/3, 1/3, 2/5, 1 भी परमेय संख्या है, 2 भी परमेय संख्या है, क्योंकि उसको 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए पहला, देखिए स्क्वायर रूट में 36/64। अब देखिए 36/64, अगर इसको वर्गमूल में निकाल के नहीं लिखूं तो 6/8 अर्थात 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 तो परमेय संख्या हुई। इसी तरह बी में देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1/81, इसको भी अगर मैं सरल करके लिखूं तो ये 1/9 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे में देखिए, अब ना तो 3 का वर्गमूल निकल रहा है ना 5 का वर्गमूल, तो इसको मैं लिख सकता हूं √3/√5। तो ये क्या है? अपरमेय है भाई, क्योंकि √3 भी अपरमेय संख्या है और √5 भी अपरमेय संख्या है। यहां देखिए, इसको कैसे लिखा जा सकता था? -9/7 लिखा जा सकता है। ये परमेय और ये परमेय। तो अपरमेय कौन सी संख्या है? सी ऑप्शन वाली, ठीक है भाई। तो आशा है ये बात क्लियर हो गई होगी। परमेय और अपरमेय में आप भेद कर पाएंगे। अब देखिए 11/15 का दशमलव प्रसार है, तो इसमें शांत और अशांत पूछेगा, आवर्ती और अनावर्त भी पूछ सकता है। शांत जानते हैं कि अगर किसी संख्या में किसी का भाग दिया जाए और दशमलव के बाद कुछ अंकों बाद अगर 0 आ जाए, ठीक है, मतलब शेषफल अगर 0 आ जाए तो वो शांत होता है। और अगर भाग की क्रिया चलती ही रही जाए, जैसे 22/7 है, इसका मान निकालते चले जाओ 3.14 ... अनंत काल तक निकालते चले जाएं, तो ये कैसी है भाई? अशांत और अनावर्ती, क्योंकि इसमें संख्या भी रिपीट नहीं होते, ठीक है। और अगर मैं यूं कहूं 0.3333, ये क्या है? अशांत आवर्ती, याद रहेगी ना। और अगर कहूं मैं 0.625, तो ये कैसी है? शांत, क्योंकि ये कुछ अंकों बाद शांत हो गई, अर्थात शेषफल 0 आएगा। तो आशा है आपके समझ में आ रहा होगा। अब इनको पहचाने कैसे? भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, हर में अगर इस रूप में आ जाए कोई संख्या 2 की घात m × 5 की घात n, अर्थात 2 की कोई घात संख्या आ जाए और 5 की घात n आ जाए,
तो वो संख्या क्या होती है, वो शांत होती है। तो देखिए 11/15 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 11/15 कैसे लिखा जा सकता है, 11/3 गुणा 5। अब चूंकि नीचे हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो ये कैसी होगी, अशांत होगी। क्यों, क्योंकि इसमें 5 के अलावा 3 भी आ रहा है। और अगर ऐसा होता जैसे 629/2 की घात 5 इंटू 5 की घात 4, कुछ ऐसे होता, तो दोनों हर के रूप में केवल 2 की घात 5 है और 5 की घात 4 है, तो ये कैसा होता है, शांत होता। ये कैसा होता है, शांत होता भाई, ध्यान रखना भाई। तो इसमें ये प्रसार कैसा होगा भाई, अशांत होगा, ऑप्शन बी। अब तीसरा प्रश्न देखिए, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके मूल हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें निकालना है। तो देखिए पहले तो सरल कर लीजिए, जिसका मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, लघुत्तम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, तो इसमें हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, अर्थात इसको मैं यूं लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। इसका मान ज्ञात करना है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल, ठीक है, और अल्फा बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर कोई बहुपद आपके पास दिया गया है f(x) इस तरह से x² माइनस 5x प्लस c, तो इसमें शून्यांकों का, इसमें मूलों का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होता है, -b/a, अर्थात -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ऐसे ही जानते हैं ना आप। तो देखिए माइनस, अब x का गुणांक क्या है यहां, -5, तो -5 बटे x² का गुणांक क्या है यहां, x² का कोई गुणांक है नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो 1 तो माइनस माइनस, देखिए प्लस हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया भाई, 5, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, अर्थात मूलों का गुणनफल कितना होता है, c/a, अर्थात अचर पद बटे x² का गुणांक, यही होता है ना भाई। अब अचर पद क्या है यहां, देखिए 7, तो 7 बटे x² का गुणांक क्या है, 1 है भाई, तो 7/1, ठीक है। तो मान किसका निकालना था हमें, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो 5 है भाई, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 7। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 5/7, जो ऑप्शन बी, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। आप कैसे लिखेंगे, पहले मूलों का योगफल कैसे लिखेंगे, माइनस, अर्थात जो x के साथ गुणांक के रूप में है उसका चिन्ह बदल कर लिखिए, बटे x² का गुणांक लिख दीजिए। और मूलों का गुणनफल कैसे लिखते हैं, c/a, अर्थात अचर पद के रूप में क्या है, बटे उसमें क्या लिख देंगे भाई, x² का गुणांक। अब चौथा प्रश्न देखिए, समीकरण निकाय। तो देखिए हमारे पास समीकरण निकाय क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y और -3 बराबर 0। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 3 को इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में। इसी तरह दूसरे समीकरण को लिखिए, 5x प्लस ky -15 बराबर 0 के अनगिनत हल है। अब आपको 3 शर्तें याद होनी चाहिए, ठीक है। 3 शर्त कौन कौन सी है भाई, अगर 2 समीकरण इस तरह से होते, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण होता a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपने पढ़े ना भाई। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो, तो ये शर्त पढ़िए ना, ये किसकी है, ऐसे निकाय के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। अपरिमित का मतलब ये अनंत होता है, तो ऐसे निकाय के क्या होते हैं, अपरिमित हल होते हैं। तो यही पूछ रहा है ना, अनगिनत, इसका मतलब अनंत हल। तो देखो अनंत हल या अपरिमित हल की शर्तानुसार क्या लिखेंगे भाई, देखो ये बड़े में 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। तो अपरिमित हल की
शर्तानुसार क्या होना चाहिए भाई, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होना चाहिए भाई। अब देखिए A1 बटे A2 क्या है, A1 क्या है, यहाँ पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है 1 बटे A2, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 5 बराबर y का गुणांक क्या है पहले में 2, तो ये B1 का मान हुआ बटे B2 का गुणांक, मतलब B2 क्या है दूसरे समीकरण में y का गुणांक अर्थात k, तो इससे मान निकाल लीजिए भाई। तो देखिए k इंटू 1, तो k बराबर 5 दूनी, तो अब देखिए पांचवा प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं, विवेचक या विभक्तिकर, जिसका नाम आपने सुन रखा है, और उसको कैसे मान क्या होता है उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यदि यह विभक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज्यादा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। ठीक है भाई, वास्तविक और अलग अलग। देखिए मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूं, वास्तविक व अलग अलग। और यदि यह बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो वास्तविक होंगे दोनों मूल, और कैसे होंगे, समान होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आता है अर्थात ऋणात्मक आता है तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे भाई। अलग अलग का मतलब असमान होते हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये कैसे होंगे, काल्पनिक, अर्थात ऐसे समीकरण का हल हमारे सिलेबस में नहीं है, काल्पनिक होंगे भाई। ठीक, तो अब इसमें विवेचक देखिए दिया गया समीकरण क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें a का मान क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है भाई। इस समीकरण में देखिए b अर्थात x का गुणांक ये भी 1 है, अचर पद c क्या है -1, तो मान रख के देखिए v स्क्वायर माइनस 4ac में, तो देखिए b स्क्वायर का मतलब 1 का वर्ग माइनस 4, a का मतलब 1, c का मतलब क्या है -1 था भाई, c का मान क्या था -1। देखिए ये ना c, ये तो क्योंकि इसको तुलना किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से और बराबर 0 से। ठीक है, तो c का मान -1 तो -1, तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 4, ये 5, और 5 0 से अधिक है, पॉजिटिव है। ठीक है, अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। अतः मूल वास्तविक व असमान होंगे, अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। अब देखिए इसमें आ जाइए, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। तो देखिए इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 21 है, और इसमें जो सारवंतर है अर्थात दूसरे पद से मैं पहले पद को घटाऊं या तीसरे से दूसरे को घटाऊं, तो 42 में से 21 घटाइए या 63 में से 42 घटाइए, वो कितना हो जाएगा, 21 ही इसका सारवंतर है। तो कौन सा पद, मैं मान लेता हूं एनवा पद कितना है, 210 है। अब सूत्र क्या है भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान अर्थात एन में पद कितना दिया गया है 210 बराबर ए का मान 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 21। तो देखिए 21 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 210 माइनस 21 बराबर एन माइनस 1 इंटू 21। ठीक है, और ये हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे 189। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 21, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 189 अपॉन 21, 21 नम्मा 189, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, और 1 इधर आ जाएगा प्लस 1 बराबर 10, अर्थात 10वां पद क्या है 210 है।
तो ये आंसर हो जाएगा बी। वैसे भी देखिए 21 का पहाड़ा है, तो कौन सा पद 2 से 10 होगा? 10 में 21 धारे 210। तो कभी कभी ढंग से देख भी लेनी चाहिए। मैंने अब इतनी रामायण क्यों पढ़ी कि इन संख्याओं को चेंज कर सकता था, कुछ और कर सकता था भाई, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता के आपको ये हल किया है। नहीं तो सीधे सीधे आ रहा था भाई कौन सा पद होगा? 10वां पद होगा 210, ठीक है। यहां आ जाइए, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप हैं, दोनों का क्षेत्रफल देखिए, दो त्रिभुज, अब प्रमेय आप जानते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये पढ़ रखी है ना प्रमेय। तो देखिए दो त्रिभुज है हमारे पास, जैसे मान लिया मैंने ये त्रिभुज एबीसी है भाई, ए बी सी, और ये है डीईएफ, ठीक है। इन ये दोनों समरूप हैं। आप समरूप हैं तो क्या होगा भाई? दोनों का क्षेत्रफल, तो देखो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो, और त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा? उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। तो देखिए संगत भुजा यहां कौन सी पूछनी है? एक तो ईएफ दे रखी है 4.2, ठीक है। बीसी, तो देखो ईएफ के संगत कौन है? बीसी, तो किसके बराबर होगा भाई? पहले त्रिभुज एबीसी ऊपर, देखो गलती कहां करते हैं, त्रिभुज एबीसी ऊपर लिखा है तो एबीसी की भुजा भी ऊपर ही आएगी, ठीक है। तो एबीसी की संगत भुजा कौन सी है? बीसी, तो बीसी के वर्ग और ईएफ के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 9, और डीईएफ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 16 बराबर बीसी का वर्ग बटे ईएफ, ईएफ का मान 4.2 है तो 4.2 का वर्ग, ठीक है। तो अब मैं अगर वर्ग हटाना चाहूं, सोचिए अगर मैं वर्ग हटाना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं भाई? मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 बटे 16 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बीसी स्क्वायर बटे 4.2 स्क्वायर, ठीक है। अब सबके वर्ग हट जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा भाई? 3/4 बराबर बीसी बटे 4.2, तो 4 बीसी बराबर 3 गुणा 4.2, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4.2 बटे 4, ठीक है भाई। गुणा कर दीजिए और भाग दे दीजिए, और उसमें हो क्या सकता है? 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, ठीक है, बटे 4, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, इतने सेंटीमीटर, 3.15 सेंटीमीटर आएगा, जो ऑप्शन बी है हमारा, ठीक सर। चलते हैं आगे। वाई अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु 4 और 2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है? देखिए ध्यान रखना, मैंने जानबूझकर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो थोड़े स्तरीय रखें, जिससे इससे कठिन नहीं आए। सरल तो आप कर ही लेंगे, इससे कम, ठीक है। तो आपको कोई फंसा ना दे, आपको कहीं पेपर में कठिनाई नहीं आए, इसलिए मैंने जानबूझकर कठिन प्रश्न रखें। आप ये मत कहना सर इनमें से कम आए, अरे भाई इनके आधार पर अगर इस पेपर को आप कर लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, इतना तो मैं पक्का वादा आपसे कर सकता हूं, बशर्ते आप पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देखें, ठीक है। क्योंकि इनसे सरल आएंगे सारे प्रश्न, और जब इनसे सरल आएंगे तो इनको करने के बाद वो आपको ऐसे लगेंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वाई अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है। अब जानते हैं कि देखिए ध्यान रखना, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, ध्यान रखना, और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। देखो ना, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो देखिए वाई अक्ष पर एक्स, देखिए ये वाई अक्ष पर चल रहा हूं, एक्स का मान 0 है, क्योंकि एक्स का मान तो इधर जाने पर 1 है, 2 है, इधर बढ़ेगा या इधर -1 -2 ऐसा आएगा। तो वाई अक्ष पर एक्स का मान 0,
तो उस बिंदु के एक बिंदु, तो माना वह बिंदु कौन सा है, माना वह बिंदु कौन सा है, देखो पहले निर्देशांक लिखते हैं x के, तो y अक्ष पर तो x का मान तो होगा 0 और दूसरा मान लिया मैंने y। अब 0y की दूरी 4 2 से, कि बिंदु 4 2 से दूरी किसके बराबर है, 5 के। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ऐसे ही ना। तो देखिए ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है। तो देखिए x2 माइनस x1 अर्थात 4 माइनस 0, मतलब x में से x घटा दीजिए किधर से भी, इधर से चाहे इधर से। तो देखिए 4 माइनस 0 का वर्ग प्लस 2 माइनस y का वर्ग बराबर कितना है, 5। वर्ग घटा दीजिए, वर्ग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 16 प्लस और 2 माइनस वाई का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये इसका भी वर्ग होगा क्योंकि स्क्वायर रूट हटाया है तो उधर की साइड का वर्ग करना पड़ेगा भाई। ये अंडर रूट का चिन्ह हटेगा तो इधर की संख्या का वर्ग होगा, 5 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए लिखिए क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर माइनस 4y और ये 16 और 4 20 और ये 5 इधर को आएंगे तो माइनस के 5 बराबर 0। अब माइनस 5 के ऐसे दो खंड कीजिए जिनका जोड़ 4 होता हो, तो y स्क्वायर माइनस, आज थोड़ा एलर्जी के कारण छींके आ रही है इसलिए मैनेज कर लेना भाई, ठीक है भाई। इन दोनों में कॉमन y है तो y माइनस 5 और एक यहां से कॉमन आ जाएगा y माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए y माइनस 5 और y प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों से क्या आ गया भाई, या तो y का मान 5 है या y का मान माइनस 1 है, क्योंकि y माइनस 5 बराबर 0 करूंगा तो y बराबर 5 आ जाएगा और y प्लस 1 बराबर 0 करूंगा तो y बराबर माइनस 1। अतः बिंदु के निर्देशांक क्या माने थे मैंने, 0 और y, तो वो बिंदु, अतः वह बिंदु, देखिए ये 2 नंबर का भी आएगा, हो सकता है आ जाए, आ सकता है ना, इसलिए मैंने जानबूझ कर रखे हैं। अतः वो बिंदु क्या होगा, 0 y। अब 0 तो पहले लिखना ही है, या तो 0 और पहला जो मान आया 5, या तो बिंदु ये होगा 0 5, या क्या होगा 0 तो है ही भाई और y का मान दूसरा क्या है माइनस 1, या होगा ये। तो इन दोनों में से आंसर ढूंढिए। 0 5 कहीं है, नहीं है भाई। 0 माइनस 5 है, नहीं होगा, चिन्ह तो बदल ही नहीं सकते, जो हमारा आया है वही होगा भाई। दूसरा क्या आंसर हो सकता है, 0 माइनस 1 कहां है, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, ये आ गया भाई बी आंसर। माइनस 1 0 मत कर देना, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0, अर्थात पहले जो निर्देशांक लिखते हैं वो x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं, अर्थात पहले भुज दूसरी बार कोटि लिखते हैं। x के मान को क्या बोलते हैं, भुज। ये भी आ सकता है x के मान को क्या बोलते हैं, भुज, और y के मान को कोटि। आ जाइए नामा प्रश्न, a प्लस बी बराबर 90 हो तो cos a बराबर, तो देखिए यहां क्या दिया गया है, a प्लस बी बराबर 90, इसी को पकड़िए, यहां a को हटा दीजिए तो a बराबर क्या हो जाएगा भाई 90, और इस b को इधर को लेके आओ तो माइनस b। अतः cos a, तो cos a की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, cos a के स्थान पर क्या लिखता हूं 90 माइनस b, और cos के आगे 90, इसका मतलब cos का पूरक कोण। तो आपने पढ़े, आपके सर ने बताया होगा, अगर कौ लगा हुआ है तो कौ को हटा दीजिए पूरक कोण ज्ञात करने के लिए। cos का पूरा नाम क्या है, कोसाइन, तो कोसाइन से कौ हटाया तो साइन, तो ये किसके बराबर होगा भाई, साइन बी के। cos 90 माइनस बी किसके बराबर होगा, साइन बी के। अगर ये आ जाता tan 90 माइनस बी, तो tan के आगे कॉट नहीं लगा है तो कॉ लगा दीजिए, कोटेन, अर्थात ये किसके बराबर हो जाता है, कॉट बी के। आ रहा है समझे, तो अच्छा बताइए, सेक 90 माइनस सी किसके बराबर होगा, सेक के आगे 90 दिखा तो कॉ लगाइए या कॉ हटाइए, तो ये हो जाएगा कोसेक। ठीक है, जो कोण लिखा हुआ है उसको ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। अब समझ में आया ना,
तभी तो मैं कह रहा था पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं एक प्रश्न में कई कई बताने का प्रयास जो कर रहा हूं वो भी आपके लिए। हाँ, अगर ठीक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए भाई, कम सब्सक्राइबर है यार, ठीक नहीं लगता। और लाइक का बटन तो आप तभी दबाएंगे जब आपको अच्छा लगेगा, आलस मत करो यार, दबाई दो। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब इसमें से एक आना है, त्रिकोणमिति वाला, जो त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली है ना, उसमें से एक आना है। या तो आएगा ऐसा, और अगर ये नहीं आया तो ऐसा आएगा। टेन का मान दे सकता है, साइन का मान देख सकता है आपसे। दूसरा त्रिकोणमिति, जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है ना, साइन कॉस टेन ना, सेक कोसेक और कॉट, इनमें से कोई पूछ लेगा। सरल सा है। देखो क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर 12/5। अब इसको सरल करने के दो तरीके हैं, या तो आप सर्वसंख्याओं के आधार पर कीजिए, या आप सीधे समकोण त्रिभुज। तो देखिए चलो समकोण त्रिभुज के आधार पर मैं बता देता हूं। जैसे ये समकोण त्रिभुज हुआ भाई, ये लंब है, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो सीधी सी बात, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लाल बटे कक्का। आपको पता ही है भाई, लाल बटे कक्का। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का। तो टेन का क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 12, ठीक है, और आधार कितना है 5। तो कर्ण कितना होगा 13। 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 169, अंडर रूट क्या होगा 13। ये तो जानते हैं, ये तो ट्रिपलेट है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर 12/5 है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 12 और कर्ण कितना होगा 13, 12/13 आंसर, ठीक है। तो 12/13 ऑप्शन बी। अरे यार आज तो मैंने ज्यादातर जो प्रश्न है वो बी ऑप्शन वाले रखे, क्योंकि वो चलो वो कोई बात नहीं, बी सही है ज्यादातर में। अब आप कहेंगे सर मैं नहीं करना चाहता इस विधि से, मैं तो दूसरी विधि से करूंगा। तो चलिए दूसरी विधि से करा देते हैं हम आपको। और दूसरी तो आप जानते हैं, दूसरी कौन सी है, सरसम का कौन सी है, टेन की। यही तो है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो मैं टेन के मान से सेक स्क्वायर का मान निकाल सकता हूं। तो ये किसके बराबर होगा 1 + टेन का मान 12/5 है। 12/5 का वर्ग क्या होगा 144/25। 25 लघुत्तम आया तो 25 + 144 बराबर 169/25। तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा 169 का वर्गमूल 13 और 25 का वर्गमूल 5। अब सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा 5/13। अब आप कहेंगे सर ये तो साइन का मान नहीं। अरे यार पता तो है आपको, टेन थीटा किसका अनुपात है, साइन थीटा बटे कॉस, मतलब साइन और कॉस का अनुपात ही तो टेन कहलाता है। टेन ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला सूत्र है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट बराबर कॉस बटे साइन। देखिए कॉट में कॉ ऊपर बोल रहा है ना, कॉ पहले बोल रहा है तो कॉ ही ऊपर आएगा, तो कॉस बटे साइन हो जाएगा। तो देखिए मुझे मान किसका निकालना है, साइन का। तो साइन बराबर बजगुणा कर दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए टेन थीटा का मान तो दिया गया है 12/5, कॉस थीटा का मान निकाल लिया 5/13। तो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 12/13 भाई, वही आंसर आया ना यार। इतनी मेहनत क्यों करो, सीधे सीधे समकोण त्रिभुज से कर लीजिए, मर्जी आपकी। तो ऑप्शन फिर भी आ गया यार। चलते 11वां प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में यदि टीपी, टी और पी और टी और क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू 110 का है। तो पी टी क्यू, पी टी क्यू कोण पूछ रहा है। अब आपको पता है यार स्पर्श रेखा, ध्यान रखिए, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए ओपी त्रिज्या है, पीटी या टीपी स्पर्श रेखा है, तो ये कोण तो 90 का हुआ। इसी तरह ये कोण 90 का हुआ। अब देखिए ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज है भाई। अब चतुर्भुज में से दो कोण
तो निकल गए 180 के, क्योंकि एक 90 का और एक 90 का। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, 360 में से दो कोण तो निकल गए 180 के, तो रह गए 180 और, तो इसका मतलब कोण रह गया ये और ये, इसका मतलब ये दोनों कोणों का योग 180 होगा। जब ये 110 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 70 का। ध्यान रखना ये जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और केंद्र पर दोनों त्रिज्याओं के द्वारा बना कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, अर्थात इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग 180 होता है। ये 110 दिखे तो सीधे 70, ये अगर ये 60 होता तो ये 120 होता, ये 50 का होता तो इधर का 130 का हो जाता। आंसर क्या है भाई, 70। अरे यार फिर भी आ गया ये तो, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न नहीं आया इस चैप्टर से तो भाई ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इस को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ है यार कि ज्ञानात्मक है कि अब बोधात्मक है, इसमें से आना है अब बोधात्मक, ठीक भाई। तो आप देखिए, अर्थात आपने जो सूत्र पढ़ लिए उनके आधार पर उनका उपयोग आप कैसे करोगे किसी समस्या को हल करने के लिए। तो देखिए एक अर्धवृत्त का परिमाप, अब देखिए अर्धवृत्त आप बनाते ही भाई, अर्धवृत्त भाई ये, अरे बढ़िया नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, ये अर्धवृत्त है भाई, चलिए अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं भाई, देखिए परिमाप का मतलब समस्त भुजाओं का योग। देखिए यहां से चले हम घूमते इस तरह से और यहां ही आ जाए, ये परिमाप हुआ। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बंधु, ढंग से पढ़ लेना इसको। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है भाई, देखिए ये तो आधी परिधि हुई, ठीक है। इसको चलिए मिटा देता हूं यार, ये क्या कर रहा है, ठीक है। ये तो आधी परिधि हुई, तो आधी परिधि तो हुई पाई आर के, भाई पूरी परिधि होती है, अरे यार पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो आधे की क्या हो जाएगी पाई आर। तो यहां से लेके यहां तक तो हो गई पाई आर। अब इस जगह से लेके यहां तक आएंगे, देखो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो ये आर और ये आर, तो पाई आर प्लस 2r, यही तो हुआ, बराबर कितनी है 72। तो देखिए आर कॉमन निकाल लूं इसमें से, तो आर कॉमन लगाएंगे तो यहां से देखो 22/7 पाई बचेगा और यहां से बचेगा 2 बराबर 72 भाई, ठीक है। 7 लघुत्तम लेंगे तो 7 22 और ये 14 हो जाएंगे, तो r इंटू 22 और 14 36, 36/7 बराबर 72। तो r का मान कितना हो जाएगा 72 गुणा 7/36, 36 दूनी 72, r का मान 14, 14 कुम है भाई, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। अब चलते हैं 11वां प्रश्न। अच्छा 11वां यार, ये भी 11वां था क्या, अरे ये डबल लिख दिया भाई, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए निम्नलिखित वितरण में एक फालतू बन गया यार, चलो कोई बात नहीं। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। अब बहुलक वर्ग जानते हैं ना, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बहुलक वर्ग होता है। अब इसमें देखिए कौन सी बारंबारता सबसे अधिक है, 15, 20, 25, 15, 45। अरे यार 45 बारंबारता सबसे ज्यादा है, किसकी है भाई 40 से 50 वाले वर्ग की। तो बहुलक वर्ग क्या होगा 40 से 50, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ध्यान देना भाई, आप 25 देख के और कहीं सीधे 20 से 30 लिख जा रहे यार, अगली बारंबारता को तो देख लो। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही बहुलक वर्ग होता है, ठीक है भाई। अब इसी के नीचे एक प्रश्न और, या तो ऐसा आ जाएगा भाई, नहीं तो इस सूत्र को जरूर पूछ लेगा कि किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या होता है। मतलब माध्य का बहुलक के बीच एक सूत्र स्थापित कर सकते हैं हम कि बहुलक का मान किसके बराबर होता है। आप निकाल सकते हैं 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। माध्य का मतलब 2 का आधा ही तो होता है, जो याद रखो। तो माध्य में तो गुणा होगा 2 का और माध्य का में 3 का। तो कहां है भाई 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, अरे इसमें तो ए ही ऑप्शन सही है भाई। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, ठीक सर। चलते हैं अंतिम प्रश्न पर।
अब ये तो प्रायिकता से आना ही है भाई। देखो निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो प्रायिकता के संबंध में आप ध्यान कर लेना भाई, प्रायिकता अगर कोई घटना निश्चित होने वाली है, आज वर्षा अवश्य होगी, इसका मतलब प्रायिकता 1, ठीक है। और अगर किसी घटना के होने की संभावना बिल्कुल नहीं है तो उसकी प्रायिकता 0, अर्थात प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है भाई। ठीक भाई, याद रखेंगे ना, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। इसका मतलब प्रायिकता का मान नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब ऋण वाले चिन्ह नहीं चलेंगे और 1 से ज्यादा नहीं चलेगा। तो देखना भाई 2/3 का मान 0.66 होता है, ठीक है, तो 1 से कम है ये तो चलेगा। -15 नहीं चलेगा। 15%, इसका मतलब 15/100 बराबर 0.15, ये भी 1 से कम है भाई। 0.7%, ये तो 0.7/100, तो ये तो और भी कम हो जाएगा। तो कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? बी वाली नहीं हो सकती भाई, माइनस में प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। अगर ये नहीं आया, ऐसा नहीं आया, तो ऐसा हो सकता है यार, पासे वाला सवाल आ सकता है। पासे वाले की संभावना आपकी ज्यादा लग रही है मुझे। कैसे? एक पासा फेंकने पर 3 पानी की प्रायिकता क्या? देखो एक पासे को उछालेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6 आएगा भाई। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं बंधु? तो देखिए प्रायिकता का जो सूत्र है आप रटें कि घटना के पक्ष में या अनुकूल परिस्थितियां कितनी है बटे कुल परिस्थितियों की संख्या, ऐसे लिखते हैं ना। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल स्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, याद है आपको। तो अनुकूल परिस्थितियां 3 का मतलब 3 एक बार ही आ सकता है भाई, एक बार उछालने पर। तो 1 अनुकूल स्थितियां हो सकती हैं बटे कुल संभव स्थितियां कितनी है? 6 अंकों में से कुछ भी आ सकता है। तो एक पासे को उछालेंगे तो कुल परिस्थितियां बनेंगी 6। 2 पासे एक साथ उछाले या एक पासे को 2 बार उछालें तो कुल परिस्थितियां बनेंगी 36, 6 का वर्ग। और 3 पासों को एक बार एक साथ उछालें तो 6 की घात 3, 216। ठीक भाई। इसी तरह एक सिक्के को उछालने पर कुल परिस्थितियां बनती हैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालें तो 4, 2 की घात 2, और 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो 8। और यह भी हो सकता है कि एक सिक्के को 3 बार उछालें तब भी 2, ठीक है, 8 ही बनेंगे भाई। ठीक भाई। तो 1/6 होगी इसमें, तो आंसर बी विल बी करेक्ट वन। इसी के साथ होते हैं हमारे क्या वस्तुनिष्ठ समाप्त। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपसे कराएगा। तो देखिए 5 माइनस √3, चलो चेंज कर लेता हूं कलर, ठीक है भाई। 5 माइनस √3 एक कैसी संख्या है, परमेय या अपरमेय? तो देखिए 5 एक परमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है, और एक परमेय और अपरमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरमेय ही होगा। मतलब अपरमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़े या घटाएं या गुणा करें, बाकी बात नहीं कर रहा हूं। अपरमेय संख्या में याद रखना, अपरमेय संख्या में जैसे √3 है भाई, अपरमेय है। √3 में कुछ भी जोड़ दें हम, कुछ भी घटा दें, चाहे √3 + 2 लिख दें या √3 - 5 लिख दें, या किसी का गुणा कर दें, 3 √3 लिख दें या 5 √3 लिख दें, तब भी ये अपरमेय ही रहेगी। ठीक भाई। तो अपरमेय संख्या में से चलो, तो ये क्या होगी? अपरमेय। इनको हटा देता हूं, चलिए, तो ये आ जाएगी, अरे भाई अपरमेय। आसान सा है ना, भरेंगे ना आप। वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देखिए स्पर्श रेखा तो हमेशा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे ये त्रिज्या है, तो अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचेगी तो ये खींचेगी। स्पर्श रेखा तो वृत्त को हमेशा एक बिंदु पर स्पर्श करती है, लेकिन अगर कोई रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श रेखा कर रही है तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे या छेदक रेखा कहेंगे। ये ना स्पर्श रेखा तो नहीं है, क्योंकि 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली पूछ रहा है, तो इसमें छेदक रेखा आ जाएगी, छेदक रेखा। आ जाइए तीसरा प्रश्न।
स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, देखिए ध्यान रखिए, ये वृत्त है, यहां स्पर्श बिंदु है, तो देखिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ठीक है, खींचा गया लंब कहां होकर जाता है, देखिए इस पर अगर मैं लंब खींचूं तो वो केंद्र कहां से होकर निकलेगा, केंद्र से। ये जो मतलब ये स्पर्श रेखा हुई, ये स्पर्श रेखा है, मतलब स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा जहां स्पर्श करती है त्रिज्या को, उस पर अगर कोई लंब खींचा जाए, ठीक है, तो वो केंद्र से होकर गुजरेगा। कहां से होकर, केंद्र से। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, देखिए अगर कोई प्रयोग हो रहा है उसकी समस्त प्रायिकताओं का योग हमेशा एक ही आएगा, इससे ज्यादा। मैंने बताया ना, प्रायिकता का मान एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, चाहे उसमें कितनी भी घटनाएं हो रही हैं। जैसे एक ताश की 52 पत्तों की जो गड्डी होती है, उसमें से एक बेगम निकाला, बादशाह निकाला, लाल रंग का पत्ता निकाला, सबको जोड़ के देख लेना भाई, एक से ज्यादा का मान नहीं हो सकता। ठीक है भाई। अब देखिए पांचवा, देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही, कल्पित माध्य का सूत्र भाई तो याद आपको होना चाहिए, एक्स बार, ये समांतर माध्य का प्रतीक है। सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। केवल आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ आई, ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको मैं बता देता हूं डी आई किसके बराबर है, एक्स माइनस ए। ठीक है भाई, यहां ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, आप बने रहिए यार, पूरी गणित का रिवीजन करा के ही हटेंगे हम। बताना भाई इसका मान क्या होगा। tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है भाई। tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अर्थात 1 का वर्ग बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अर्थात 1 का वर्ग। तो देखिए 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है बटे 1 प्लस 1 अर्थात 0 बटे 2, और 0 में तो किसी का भाग दे लीजिए बंधु, 0 ही आएगा, तो इसमें 0 होगा। 6 प्रश्न खत्म, बहुत जल्दी हुए ना। तीसरा प्रश्न आपकी सेवा में। तो देखिए तीसरे प्रश्न में आपको पता है 12 छोटे प्रश्न आएंगे जिनको अति लघुतरात्मक प्रश्न बोलते हैं, पर गणित में ये शब्द शायद अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि अति लघुतरात्मक जैसा शब्द शायद गणित के लिए नहीं बना है। ठीक, एक द्विघात समीकरण लिखिए जिसके मूल -3 और 5 है। तो देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण कैसे लिख सकते हैं हम, द्विघात समीकरण आपको याद है भाई, रिकॉल करिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या है, -3 प्लस 5 इंटू एक्स, इसमें एक्स भी लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो -3 इंटू 5 बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर 5 में से -3 गए तो 2, तो माइनस के 2x और माइनस के 15, क्योंकि -3 गुणा 5 करेंगे तो -15 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 0। ये आपको लिख के आना था भाई। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स। आप वाई स्क्वायर भी लिख सकते थे, वाई स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू वाई प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, इसमें x मत भूल जाना भाई, ये x। देखिए इसको मान निकालिए। आप जानते हैं भाई साइन 60 का, चूंकि आपको ऐसे ही शुरुआत करनी है, हम जानते हैं कि साइन 60 बराबर होता है √3/2।
मान जानते हैं आप यार, साइन की सारणी याद रखिए, सारी बन जाती है थोड़ी देर में। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। कॉस का निकालें उल्टा कर दीजिए, कोसेक का निकालें व्युत्क्रम कर दीजिए, टेन का निकालें तो साइन और कॉस को आपस में विभाजित कर दीजिए। यार कठिनाई कहां है इसमें? तो देखिए निकालिए भाई, 3 इंटू साइन 60, इसका मतलब √3/2 माइनस 4 साइन क्यू अर्थात √3/2 का क्यू। तो देखिए ये तो हो जाएंगे 3 √3/2 माइनस 4 इंटू √3 की घात 3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3। तो देखिए √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3 और ये √3। तो देखिए √3 की घात 3 क्या हो जाएगा, 3 √3 बटे 2 की घात 3 और 2 की घात 3 क्या हो जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बटे 8, 4 से काट दीजिए ये। तो भाई ये तो क्या हो गया यार, ये तो कमाल हो गया, 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। अरे ये तो उसी संख्या में से उसी संख्या को घटा रहे हैं, तो भाई ये तो 0 आ गया इसका, है ना। इसका मान कितना आ गया, 0। अब देखिए भाई चौथा प्रश्न, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो तो a और b के मान निकालने। तो देखिए बंधु क्या है सवाल में, क्या दिया गया है, tan a + b बराबर √3 और अब हम क्या करेंगे कि tan में वो मान देखना है जिसका मान √3 होता हो। आप जानते हैं tan 60 का मान √3 होता है, तो बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, tan 60। इसका मतलब क्या हुआ कि a + b, देखिए यहां तो tan के आगे a + b लिखा हुआ है, यहां tan 60 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a + b का मान कितना है भाई, 60, समीकरण 1। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या इसने कही है, अरे आजा भाई, दूसरी बात क्या है कि tan a - b बराबर 1/√3 है, ये नहीं 1/√3। तो भाई अब tan का वो मान देखिए जिसका मान 1/√3 होता हो, तो वो मान है tan 30 का। तो tan से tan, ठीक है, तो इसका मतलब a - b का मान किसके बराबर है, 30 के। तो a - b बराबर 30, समीकरण 2। अब देखिए यह tan की जगह sin cos भी लिख सकता था, कुछ और लिख सकता था। तो चाहे tan का सवाल आए चाहे sin cos का आए, आप तो कर ही देंगे ना इस तरह से। अब समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दें तो 2a और b और -b कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 90। तो a का मान तो हो जाएगा 45 और a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा भाई, 60 और b इधर को जाएगी तो -45, इसका मतलब 15। तो a का मान कितना हो गया भाई, a का मान तो भाई 45 और b का मान है 15। जब जोड़ेंगे तो 60, tan 60 का मान √3 हो जाएगा, घटाएंगे तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। चलें आगे। आइए भाई, टेलीफोन के एक खंबे की भूमि से ऊंचाई 17 मीटर है, उसके ऊपरी सिरे से बंधा हुआ, चलो यार भाई देखो मैंने टाइपिंग की थी तो अशुद्धिया स्वाभाविक है ना। भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है, कोण की बजाय कोण बनाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे बना देता हूं, चलिए ये तो टाइम कंज्यूम। देखिए एक समकोण त्रिभुज है ABC, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो देखिए टेलीफोन के एक खंबे की भूमि से ऊंचाई, टेलीफोन का खंबा है AB जिसकी भूमि से ऊंचाई है 17 मीटर, उसके ऊपरी सिरे से A से बंधा हुआ तार भूमि के बिंदु C से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई क्या होगी, तो अब तार कौन सा है, AC, माना तार AC की लंबाई कितनी है, x मीटर है। तार AC की लंबाई मैंने क्या मान ली भाई, x। ठीक है। अब लंब है और कर्ण है, तो वो सूत्र लगाना है मुझे लाल बटे कक्का में से, ध्यान रखना
जिसमें लंब आता हो और कर्ण आता हो। तो देखिए ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है। तो साइन में क्या आता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन का सूत्र लगेगा, टेन का नहीं लगेगा, ध्यान रखना। इसलिए समकोण आपको इस तरह से लिख के आना है भाई वहां। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में गफलत में नहीं रहे कि लिख के नहीं आए, डायरेक्ट कर देगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे, लंब कौन सा है हमारा, ए बी, और बटे कर्ण कौन सा है यहाँ, ए सी। अब मान रख दीजिए, साइन थीटा की जगह 45 लिखूंगा बराबर ए बी की जगह 17 और ए सी की जगह क्या लिखूंगा, एक्स। अब साइन 45 का मान आप जानते हैं, 1/√2 बराबर 17 बटे एक्स। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा भाई, 17√2। इतना ही आप लिख सकते हैं, इतने मीटर, या चाहें तो 17 गुणा 1.4 इनका गुणा भी कर सकते हैं, इतने मीटर आप कर लेना। ठीक भाई। अब देखिए उस त्रिज्य खंड का, टाइपिंग बहुत मिस्टेक हुई है भाई, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई अर्थात एल, चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है भाई, और त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको याद आ गया ना सूत्र भाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ए जिसको व्यक्त 1/2 L इंटू आर, याद आ गया ना। देखिए जब कोण दिया गया हो दो त्रिज्याओं के बीच का, थीटा कोण दिया गया हो, तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तब तो लगाते ही ये सूत्र। अब चूंकि यहां आर तो दे रखी थी पर थीटा नहीं दिया गया था, चाप की लंबाई एल दी गई थी, तो बंधु इस सूत्र को लगा दीजिए 1/2 L आर। तो देखिए 1/2 L का मान 10 और आर का मान 6, 5 छिंगी 30 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना भाई ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसलिए सेंटीमीटर नहीं वर्ग सेंटीमीटर आपको मात्रक के रूप में लिख कर आना है। चलिए भाई, एक पासे के उछाल में 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। तो देखिए पासे में मैं बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि 1 से लेकर 6 अंक आ सकता है। तो देखो 3 से छोटा अंक कौन कौन से हो सकते हैं, 2 और 1 हो सकते हैं। की अनुकूल स्थितियां आने की अनुकूल स्थितियां कितनी होंगी भाई, टोटल कितनी होंगी, कुल अनुकूल स्थितियां कितनी होंगी, 2, क्योंकि या तो 1 आए या 2 आए। ठीक है भाई। अब पासे को उछालने पर कुल संभव स्थितियां वो कितनी होती हैं, टोटल 6। एक पासे को उछालने पर 6, 2 को उठाने पर 36, 3 को उछालने पर 216। ठीक है, इसलिए 3 से कम अंक, 3 से कम ये की बात है, अंक आने की प्रायिकता, आने की, आप इस तरह से पूरा लिख के आएंगे भाई, PA, इस घटना को मैं A नाम दे दूं, बराबर घटना के पक्ष में सूत्र लिखेंगे आप, घटना के पक्ष में अनुकूल स्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, सूत्र लिख के फिर अनुकूल स्थितियां कितनी है, 2 बटे कुल संभव स्थितियां कितनी है, 6। तो 2/6 का मतलब 1/3, और यही आपका आंसर होगा। इसमें मात्रक नहीं लिखते। ठीक भाई। तो अब चलते हैं 8वां प्रश्न। देखिए दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक है भाई, AB और AC वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, बिल्कुल। OA 10 का है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से A बिंदु की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और OB अर्थात वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो AC की लंबाई पूछ रहा है। अभी मैंने बताया भाई किसी बाह्य बिंदु से, देखो चलो और सुन लो, आपने प्रमेय पढ़ी है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। इसका मतलब बाह्य बिंदु A है, A से स्पर्श रेखा एक तो AB है और एक है AC। तो भाई ये प्रमेय कह रही है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी, इसलिए AB बराबर AC होगा भाई।
इसका मतलब ए बी का मान निकाल लीजिए, उतना ही AC होगा। अब हम ये भी पढ़ा था, अभी आपको बताया था मैं थोड़ी देर पहले कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सा भाई, जब ये कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज हो गया ना OBA या ABO। तो समकोण त्रिभुज ABO में अब देखिए समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये लंब हुआ, तो भाई लंब का वर्ग अर्थात AB का वर्ग बराबर किसके होगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। और कर्ण क्या है इसमें, OA, क्योंकि लंब के सामने की भुजा होती है कर्ण, बराबर OA का वर्ग माइनस OB का वर्ग। OA का वर्ग मतलब 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, तो 10 का वर्ग होता है 100 और 6 का वर्ग 36, तो बराबर हो गया भाई 64। तो AB बराबर AC 64 का वर्गमूल निकाल दीजिए 8 सेंटीमीटर। अब आप यूं मत कह देना सर प्लस माइनस 8 क्यों नहीं लिखा, अरे यार रेखा की लंबाई माइनस में नहीं होती बंधु, इसलिए प्लस 8 ही लिखेंगे। कमेंट मत कर देना कि माइनस 8 क्यों नहीं लिखा, यहां स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। अब चलते हैं 9वां प्रश्न देखिए, चित्र के अनुसार x का मान लिखिए। मैंने थोड़ी देर बताया था पहले ही कि जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला जो चैप्टर है इसमें आपको लाल बटे कक्का का बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है। भाई यही तो सूत्र है जो आपकी जान को बताता है, नहीं तो आपको याद ही नहीं रहते। तो लाल बटे कक्का सूत्र क्या है, ये साइन होता है, लंब बटे कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात होता है कोस, और लंब और आधार का अनुपात होता है टेन। ऐसे ही ना। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये तो लंब दिया गया है, ये तो लंब है और ये आधार है। भाई इसका मतलब लंब और आधार L और A कहां आ रहे हैं, टेन के सूत्र में। तो भाई टेन और थीटा, थीटा की जगह कितना है यहाँ 30, ठीक है भाई। C बिंदु पर बना कोण कितना है 30, तो टेन 30 बराबर लंब, लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा AB, आधार क्या है BC। तो देखिए AB का मान है x और BC का मान 6√3। अब टेन 30 का मान लिख दीजिए आप 1/√3 बराबर x बटे 6√3। नीचे नीचे संख्याएं कट जाती हैं तो √3 से √3 संख्या कट गई, तो x का मान कितना आ जाएगा 6, ठीक है भाई। तो x बराबर 6 मीटर, क्योंकि यहां मीटर लिखा हुआ है तो आप भी मीटर लिख दीजिए, ठीक भाई। तो x का मान कितना आ जाएगा 6 मीटर। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। 10वां प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए त्रिभुज ABC में AD कोण, जो AD भुजा है ना AD, ये कोण A का समद्विभाजक है, अर्थात अंदर का जो ये कोण है इस कोण के बराबर है, अर्थात कोण BAD बराबर कोण DAC। AB बराबर 4, BD बराबर 2 दी गई है और AC बराबर 6। तो इसमें समानुपातिक प्रमेय आप लगा दीजिए। कौन सी होगी भाई कि BD बटे DC, BD आप देखो BD बटे DC बराबर AB बटे AC, ठीक है भाई, AB बटे AC। तो देखिए BD का मान 2, DC का मान कुछ नहीं, AB का मान 4 और AC का मान 6। तो देखिए 4 DC बराबर 12, तो DC का मान 12/4 बराबर 3। पूछ क्या रहा है BC, अतः मैं नीचे लिखना, अतः BC बराबर क्या होगा BD प्लस DC, क्योंकि BC किसके बराबर है BD प्लस DC। BD का मान कितना है 2 और DC का मान कितना निकले है 3, तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर। ये सवाल हुआ। वैसे भी आप देखिए, देखिए इधर को देखिए, ये भुजा थी 4 तो ये हो गया 2, ये थी 6 तो ये हो जाएगी 3, उसी अनुपात में। अब ध्यान रखना, अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता तब क्या होता भाई, तो समबाहु त्रिभुज होता तो ये भुजा जितनी की है ये भुजा एक की होती, तो मान लीजिए 2a की होती तो ये भी 2a की और पूरी भी 2a की,
ये भुजा भी पूरी 2a। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज होता और ये सममित भाजक होता, ये कोण और ये कोण बराबर होता, तो भैया एक ही ये रह जाती और एक ही ये, आधा आधा हो गया ना। ठीक है, ये काम में आ सकता है आगे भी। दो व्रत, अरे व्रत भी यार कैसे लिख दिया, दो व्रत एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनकी ओवेनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या लिखिए। तो देखिए भाई, इसमें ध्यान रखना 3-4 परिस्थितियां बनती हैं, ध्यान से मैं चारों को बता देता हूं। देखिए ऐसा भी प्रश्न आ सकता था कि दोनों व्रत एक दूसरे से दूर हो, अर्थात वे स्पर्श नहीं करते, इस तरह की कंडीशन भी बन सकती थी। इस तरह की कंडीशन अगर बनती, दो व्रत होते अलग अलग त्रिज्याओं के जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, तो ओवेनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कैसे होती? एक तो इनकी ओवेनिष्ठ स्पर्श रेखा इस तरह से खिंच जाती भाई, एक इस तरह से खिंच जाती है, स्पर्श रेखा है भाई वैसी मान लेना। क्योंकि जो आईपैड की ये पेंसिल है यार, आईपैड की स्क्रीन पर चलाना सबसे टेढ़ी की है, फिसलती है, इसलिए ना जो टेढ़ी लाइन चलती है मैनेज कर लेना। तो ये तो दो, तो ये हो गई, एक इस तरह से खिंच जाती भाई, इस तरह से 3, और एक इस तरह से खिंच जाती। तो टोटल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती? 4। किस कंडीशन में? यदि बाह्य स्पर्श करते। अगर ये बाह्य स्पर्श नहीं करते, सॉरी, अगर ये इस तरह से होते, अर्थात बाह्य स्पर्श करते, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो देखो ये 1, 2 और 1 थी। इस कंडीशन में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती? 3। अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते, मान लीजिए दोनों व्रत इस तरह से होते, इसकी और ये इस तरह से, तो भाई स्पर्श रेखाओं की संख्या एक तो ये होती, एक ये होती भाई, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो अब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 2। पर हमारे सवाल में क्या कह रहा है? अंतः स्पर्श करते हैं, अंदर स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श नहीं कर रहे हैं, अंदर स्पर्श कर रहे हैं। अंदर स्पर्श कैसे कर रहे हैं? दोनों व्रत इस तरह से है भाई, एक तो व्रत ये है और एक व्रत ये है भाई, ये अंतः स्पर्श कर रहे हैं। तो भैया ओवेनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या एक ही होगी। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? जब दो व्रत एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनकी ओवेनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगी। आप चित्र बनाकर अगर समझा सकते हैं इस तरह से, ये जो लास्ट वाला चित्र मैंने बताया है, तो 1 नंबर आपको मिल ही जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, दिखाइए, आपसे कह रहा हूं मैं, दिखाइए कि रेखाएं x - 4y + c = 5 और 3x - 12y + 8 = 0 एक दूसरे के समांतर हैं। तो आपको वो 3 कंडीशन तो याद है भाई कि अगर दो रेखाओं के समीकरण इस तरह से हों और उनमें यदि a1/a2 बराबर b1/b2 आ जाए और ये बराबर नहीं हो c1/c2 की, ठीक है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये शर्त आपको याद होगी ना। और अगर ये आपने पढ़ी होगी कि यदि a1/a2 बराबर ही नहीं है b1/b2 के, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और उस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है तब ना। तब क्या करेंगी? दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं। तीनों शर्त याद है ना भाई? हाँ याद आ गया? तो मैं तभी तो कह रहा हूं पूरा वीडियो बिना स्किप करके देखना, क्योंकि ऐसे ही मैं एक प्रश्न के साथ 3 बताता चलूंगा। तो देखिए भाई, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि अब आते हैं मूल प्रश्न पर। तो देखिए कि इसमें a1 का मान 1 है भाई, तो 1/a2 का मान क्या है? 3। ये a1x + b1y + c1 और ये a2x + b2y + c2, इससे तुलना कर रहा हूं मैं। तो देखिए a1 का मान क्या है? x में गुणांक किसका हो रहा है? किसी का नहीं, अर्थात 1 का। तो a1 का मान 1, a2 का मान यहां देखिए 3 बराबर b1 का मान क्या है? यहाँ -4 बटे यहां b2 का मान कितना है? 12 - 12। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया। अरे क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, तो देखिए क्या 1/3 आ रहा है क्या?
बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटे C2, 5 बटे यहाँ क्या है 8। तो देखना 1 बटे 3 माइनस है माइनस कट गया बराबर 4 3 12, 1 बटे 3 बराबर 5 बटे 8। तो ये तो वही शर्त आ गई भाई, कौन सी कि A1 बटे A2, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, अतः ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक भाई, अब चलते हैं हम अगला प्रश्न सेक्शन बी। तो सेक्शन ए इसी के साथ होता है समाप्त। सेक्शन ए में 30 नंबर के प्रश्न आने हैं भाई, सारे के सारे छोटे वाले प्रश्न हैं। अब बड़े वाले प्रश्नों की ओर हम रुख करते हैं और देखिए भाई पहला प्रश्न, चौथा जो प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात करना है। आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कि अगर कोई संख्या है ए तो उसको मैं लिख सकता हूं BQ प्लस R, लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसमें अब यहां ए का मान तो क्या है भाई 1032 है इस परिस्थिति में, और बी का मान कितना है 272। तो आप क्या करेंगे भाई इस रूप में लिखते जाएंगे। तो पहले भाग देते जाइए। तो पहले मैं क्या देखो बगल में रफ कार्य के लिए आप भाग दे लें कि 1032 में मैं 272 का भाग दूं। तो देखिए 4 27 का 108, 4 बार भी नहीं जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो देखिए 6 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये 16 216 बचे। तो इसको कैसे लिख सकता हूं 1032 बराबर 3 इंटू 272 प्लस 216। ठीक है भाई, अब ये जो 272 है यहां आ जाएगा भाई, और 2 से 16 यहां आ जाएगा। तो देखिए अब 2 से 16 का भाग देंगे 272 में, कितनी बार गया एक बार, तो कितने हो जाएंगे ये 56। तो देखिए बराबर एक बार गया तो 1 गुणा 216 और प्लस 56। आर क्या है रिमाइंडर शेषफल। फिर भाई देखिए 56 आ गया, अब ये 216 यहां आ जाएंगे। अगले स्टेप में फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, तब तक करते जाएंगे इस प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जब तक कि भागफल वो शेषफल 0 नहीं आ जाए। भागफल नहीं शेषफल। तो देखो 2 से 16 और 56 यहां आ जाएगा, ये इधर खिसकते चले जाए, 56 यहां आ जाएगा। तो देखिए 56 का भाग देंगे 216 में। तो देखिए कितनी बार 3 बार जाएगा कि 3 बार ही जाएगा ना भाई, 6 3 18, 3 5 15 और 1 16, 32 और 16 48। तो अब शेषफल बचे 48। तो एक अरे इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो देखिए 56 गुणा 3, 56 गुणा 3, 56 गुणा 3। ठीक है भाई, तो 3 गुणा 56 और रिमाइंडर कितना 48। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूंगा चौथा स्टेप, तो 56 यहां आ जाएंगे, 48 इसकी जगह पे आ जाएंगे। तो देखिए अब 56 में 48 का भाग दूंगा मैं, तो 48 एकन 48, एक बार और भाग कितना बचा, शेषफल कितना बचा 8। तो 1 गुणा 48 प्लस 8। अब 48 यहां आ जाएगा भाई और 8 यहां आ जाएगा। तो देखिए अब 8 का भाग देंगे 48 में। तो देखिए 8 छिक्की 48, शेषफल क्या आ गया 0। तो 6 गुणा 8 प्लस 0, किसका भाग देने से आए 8 के। ठीक है, अतः में से इनका HCF, में से का मतलब HCF कितना आएगा 8, जिसका भाग देने से शेषफल 0 आ जाए वो। और वैसे भी आप जानते हैं कि HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए। अर्थात 8 से बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग 272 में भी चला जाए और 1032 में भी चला जाए। ठीक है, आप पहले देख लीजिए 8 का भाग 272 में भी जा रहा है और 1032 में भी जा रहा है। 8 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। ठीक है भाई,
तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 8। वैसे आप इसको जानते हैं। देखिए या तो यूक्लिड वाला इसमें प्रश्न आएगा या क्या आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 या √5 या √2 इनमें से कोई एक, √2 √3 √5 सबकी विधि एक है। कैसे प्रश्न आएगा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है, या यूं आ सकता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। इसको भी आप याद कर लेना 2 नंबर के लिए भाई, ठीक है, फिर मत कहना बताया नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न देखिए, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के मूल वास्तविक हैं। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक, विभक्तिकर जिसको बोलते हैं, और वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसने पहले कह रखा है भैया इसके मूल वास्तविक हैं, अब तू गलती करे तो कर भले। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र के द्वारा, इसका मतलब हमें सूत्र लगा के गुणनखंड नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब पहले समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात जो समीकरण है वो है 9x² + 7x - 2 = 0। इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 की तुलना से करने पर a का मान कितना है 9, a = 9, b = 7, ये ax², ये bx और c = -2। अतः विवेचक b² - 4ac। तो b² का मतलब क्या हुआ भाई, 7 का वर्ग -4 × a का मान 9, c का मान -2, कितना हो गया भाई 49, और माइनस माइनस प्लस 4 नाम 36 और दूनी 72, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया 121। इसका मतलब b² - 4ac का मान कितना निकल कर आ गया 121। अब 121 > 0 है, अतः इसके मूल कैसे होंगे भाई, वास्तविक तथा असमान होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। तो भाई उसने ये भी कहा है कि मूल वास्तविक और असमान अगर होते हैं तो भैया निकाल के और बताओ, ठीक है, निकाल के यहां तक का 1 नंबर, यहां से आगे 1 नंबर। अब मूल का जो सूत्र है x बराबर क्या होता है -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। रख दीजिए भाई x बराबर -b, b का मान कितना है 7, तो -7 प्लस b² - 4ac का तो अभी मान निकाला था हमने, कितना था ये था ना 121। तो b² - 4ac का मान तो निकला हुआ है 121, तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 बटे 2, a का मान कितना है 9। तो भाई कितना हो गया x बराबर -7 और प्लस -121 का वर्गमूल होता है 11 बटे 9 दूनी 18। तो एक बार तो प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का, तो क्या हो जाएगा भाई x बराबर -7, x के एक तो मान हो जाएगा -7 प्लस का 11 बटे 18, और दूसरा क्या हो जाएगा -7 अब के, क्योंकि एक बार प्लस एक बार -11, तो -11 बटे 18। तो 11 में से 7 गए तो बचे 4, तो 4 बटे 18, और ये हो गया -18 बटे 18। इसका मतलब जो x के जो मान आए वो 2 बटे 9 और -1, ये इसके मूल हुए भाई, ये इसके क्या हुए मूल। आशा है आपको। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण को लिखिए, द्विघात समीकरण को, उसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से कीजिए। a का मान x² का गुणांक होता है, b का मान x का गुणांक होता है, और c लास्ट में लिखा हुआ अचर पद है। चिन्ह का ध्यान रखना भाई, a का मान 9, b का मान 7, c का मान -2। फिर b² - 4ac को ढंग से कैलकुलेट करना। अगर ये 0 से ज्यादा आता है, जैसे 101, अगर देखिए पॉजिटिव संख्या आती है तो 0 से ज्यादा है, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। 0 के बराबर आता है
तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों समान होंगे। जैसे यहां दोनों मूल अलग अलग आए, एक 2/9 है और एक -1 है। अगर 0 आता b² - 4ac तो दोनों मूल समान आते। क्यों आता? देखना भाई, ये मान 0 हो जाता तो एक ही संख्या तो रह जाती -b/2 है, तो एक ही मान रह जाता भाई मूल का। आई मत समझ में। और यदि b² - 4ac ऋणात्मक आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो सीधी सी बात है बंधु, वो काल्पनिक होंगे मूल, अर्थात आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये 12वीं में करना फिर इस काम को। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए बहुलक ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है भाई। तो आप जानते हैं भाई बहुलक कैसे निकालते हैं, जानते हैं ना। तो चलिए मैं लाइन खींचने के लिए कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं। चलिए, अरे यार तो देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए यहां तो वर्ग लिख दूं, यहां बारंबारता। आप जो प्रश्न में दी गई संख्याएं उनको इस तरह से लिख लीजिए भाई, ठीक है। तो देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और भाई 80 से 100। अब इनको मैं देखिए अनावश्यक हो रहे भाई, ये भी समस्या है यार इसमें। चलिए छोड़िए, और बारंबारताओं को लिख लेता हूं। इसको बारंबारता क्या है भाई? 8, 7, 12, 5 और 3। देखिए बहुलक निकालना इस दुनिया का सबसे सरल काम है। बहुलक में क्या करते हैं? सबसे बड़ी बारंबारता। देखिए अब सबसे बड़ी बारंबारता है 12, अतः ये हुआ, ये 12 है ना भाई। तो कैसे लिखेंगे? चलो मैं लिख के बता देता हूं। यहां सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 12 है, जिसके आपको इस तरह से लिखना है, जिसके संगत वर्ग कौन सा है? 40 से 60 है। अतः बहुलक वर्ग, यहां बहुलक वर्ग क्या हुआ भाई? 40 से 60। अब देखिए जो सबसे बड़ा है वो F1 नंबर 1, ठीक है। उससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। भाई सबसे बड़ी बारंबारता का आगे F1 लिख दीजिए, ठीक है। याद करने की तरीका, ऊपर वाला उससे 1 कम है तो 0 हो गया, और नीचे वाला 1 ज्यादा है तो F2 हो गया। अब बहुलक का सूत्र आपको पता होना चाहिए। बहुलक का सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखने का 1 नंबर होगा भाई L+। तो देखिए F1 जो सबसे बड़ी है उसमें से छोटी को घटाई, उससे ठीक छोटी को, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को। फिर क्या करेंगे? F1 का दुगना, अर्थात जो सबसे ज्यादा बारंबारता है उसका दुगना करेंगे। दुगना करके कम वाली को और ज्यादा वाली को घटाएंगे, तो -F0 - F2 इंटू H लिख दें चाहे I लिख दें, इंटरवल अर्थात वर्ग अंतराल का गुणा करेंगे। तो L क्या है भाई? जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा का मान देखना है। देखिए बहुलक वर्ग क्या है? 40 से 60। इसकी निम्न सीमा क्या है? 40, और ऊपर सीमा क्या है? 60। इसका मतलब उत्तर का आपको पता लग गया कि बहुलक का मान 40 से कम नहीं हो सकता, 60 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उत्तर आपका 40 और 60 के बीच आना चाहिए। इससे ये भी पता लग गया आपको। तो भाई L का मान 40 लिख दिया, कोष्टक लगा लें, गलती नहीं हो। F1 का मतलब 12 में से 7 घटा दीजिए, तो 12 - 7 बटे F का दुगना, F1 का दुगना करेंगे तो 24 हो जाएगा भाई। 24 - 7 और -F2 कितना है? 5। और H कितना है? वर्गों में अंतर के देखिए 0, 20, 40, 60, ठीक है। कितने का अंतर है? 20 का, 20 का गुणा कर देंगे भाई। तो देखिए 40 प्लस कोष्टक में 12 से 7 गया तो 5 बटे 24 में से 7 5 12 जाएंगे तो 12 इंटू 20। तो देखिए
काट देते हैं कुछ, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। चलिए और काट देते हैं, ये 5 और ये 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 25 बटे 3। 25 में 3 का भाग अलग से दे लेना, तो 40 प्लस 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 3 3 इस तरह से। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 48.33 या 34 लगभग। तो ये हमारा हो गया बहुलक। आप इतना लिख के आएंगे, पूरे 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे भाई। आप इसको ढंग से स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए भाई। ये प्रश्न रहा आपका, इस तरह से लिखेंगे, ये सूत्र रहा और ये आंसर। और देखिए आंसर भी 40 और 60 के मध्य में ही आया है। कोई भी, मैं बीच की नहीं कर रहा हूं, 40 और 60 का मध्य तो 50, कोई संख्या आएगा 40 के लगभग पास हो सकता है, 60 के पास हो सकता है, बीच में कहीं भी कोई संख्या हो सकती है, बहुलक वर्ग ना। इसी तरह जब माध्य का निकालते हैं ना या माध्यक निकालते हैं, तो माध्यक वर्ग में भी पता लग जाता है कि माध्यक इससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा नहीं, ऊपर सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता, निम्न सीमा से कम नहीं हो सकता। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 है और आयतन इतना है। तो भाई क्या दिया है प्रश्न में, दिया है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अगर बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h लूं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई r h और इसका मान 176 दिया हुआ है भाई। ठीक है, और आयतन, बेलन का आयतन, आप बेलन के आयतन का सूत्र तो जानते हैं, पाई r स्क्वायर h, और वो कितना हो गया 1232। ये समीकरण 1, समीकरण 2। मैं क्या करूं यार, आसान तरीका ये होगा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देता हूं। तो देखिए क्या कर देता हूं, 2 पाई r h, कुछ ना तो करना पड़ेगा भाई। तो 2 ऐसी स्थिति आए तो आप भाग दे लिए करना, कोई सा भी सवाल हो ले। 2 पाई r h में भाग देता हूं पाई r स्क्वायर h का, तो इधर भी भाग देना पड़ेगा। 176 में भाग दे दीजिए 1232 का। तो भाई देखिए क्या क्या कट गया, h से h कैंसिल, r से r स्क्वायर, पाई से पाई, तो ऊपर तो रह गया 2, नीचे रह जाएगा r, और 176 बटे 1232। 22 से काट देना भाई, इसको और अच्छा रहेगा। 22 अट्टे 176 बटे 22 पंजे 110 और 22 छिक्की 132, और फिर काट देते 8 एकन 8 और 8 7 56। तो बज गुणा करेंगे तो r का गुणा 1 से, तो r बराबर 7 दूनी 14, r का मान कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारी आ गई 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई। यार सवाल वाला बहुत चालाक है, त्रिज्या नहीं पूछी इसने, बेलन की ऊंचाई। तो भाई r का मान ऊंचाई वाला सूत्र है, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी में भी रख दीजिए, छोटे वाले में रख दीजिए। तो देखिए r का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 2 पाई की जगह 22 बटे 7, r की जगह 14 गुणा h, वो कितना मान है भाई 176। तो 7 दूनी 14, और देखिए 22 से काट दीजिए, 22 अट्ठे 176, और देखिए ये 4h है तो 4 से भी कट जाएगा 2 बार, तो h बराबर 2 मीटर। मीटर या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः आंसर जरूर लिखना। अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। देखिए ये 2 दूनी 4, 4 से भाग देंगे 8 में, या 4h बराबर 8 लिखेंगे तो h बराबर 8 बटे 4 बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप और करके देख लेना यार क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है भाई, अब अरे यार तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सॉरी 8वां। मैं भी बोलते बोलते थोड़ा सा थक गया हूं यार लगातार बोलने से ना। तो 8वां प्रश्न देखिए, उस ठोस अर्धगोले का आयतन, चलो कलर चेंज कर लेता हूं,
उस ठोस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनाएंगे भाई, देखिए ये अर्धगोला है, ठीक है। अब अर्धगोले में ये भी स्थिति तो बनती है यार। तो देखिए अर्धगोले का, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो नीचे वाले का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। पर ये जैसे तरबूज को काटते हैं ना, तो ऊपर भी तो वृत्ताकार स्थिति बन जाती है। तो ये जो वृत्ताकार स्थिति बनी हुई है ऊपर वाली, ये इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, तो क्या दिया है सवाल में, दिया है अर्ध ऐसे लिखते हैं, इसमें गलत लिखा हुआ है भाई, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 3 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, 462। तो मैं आर स्क्वायर का मान इससे निकाल सकता हूं। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 462 बटे 3 पाई, अर्थात 462 बटे 3 और पाई की जगह 22 और 7 ऊपर। देखिए 22 दूनी 44 बचे 2, 22 एकन 22, 3 7 21, तो ये हो गया 49 भाई। तो आर बराबर 49 का स्क्वायर रूट बराबर 7 मीटर, क्यों वर्ग मीटर में, तो 7 मीटर। आप प्लस माइनस मत कह देना, क्योंकि 49 का साहब वर्गमूल तो प्लस माइनस 7 हो जाए। अरे भाई ये त्रिज्या है, किसी भी अर्धगोले की त्रिज्या माइनस में नहीं हो सकती, ठीक ना। तो ये 7 मीटर आई। अब पूछ क्या रहा है, तो ठोस अर्धगोले का आयतन। देखिए आयतन में गड़बड़ नहीं होती, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोले का जो आयतन होगा, अतः अर्धगोले का, चेंज कर देता हूं भाई वापस, आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू बराबर 2/3 पाई की जगह 22/7। आर क्यू का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार लिख दिया भाई। तो देखिए एक 7 से एक 7 कट गया, तो कितना होगा, 22 दूनी 44, 44 का गुणा 49 से करना और 3 का भाग दे लेना, इतने घन मीटर, ठीक है। इसको भाई आप सॉल्व कर लेना यार, टाइम बहुत लगेगा। समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ठीक है भाई, इसका मतलब लाइट हाउस के एक ही साइड है दोनों, और एक के बाद एक है, एक के पीछे एक जहाज है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है और √3 का मान ये आपको लेना है, इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए चित्र बना लेते हैं। चित्र मैंने पहले ही इसमें बनाकर रखा था, तो देखिए उस चित्र को ही मैं ले लेता हूं, हाँ, जिससे साफ अच्छा लगे। ये भाई देखिए, ये रहा भाई चित्र। तो देखिए इसको ध्यान से समझें आप, इस चित्र के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए कोई लाइट हाउस है यहां ए बिंदु पे, ठीक है भाई। अब 2 जहाज हैं सी और डी, एक का अवनमन कोण नीचे की ओर देख रहे हैं तो 30 डिग्री का है और एक का 45 डिग्री का, अर्थात डी वाले जहाज का ऊपर से देखने पर देखिए ये जो कोण है वो 30 है, क्योंकि ये समांतर रेखा है, तो ये कोण भी अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे देखने पर 30 डिग्री का, और सी वाले का है ये 45 डिग्री का। ये बात आप सीख चुके हैं, अब तो पढ़ा थोड़ी रहा हूं, अब तो पेपर करा रहा हूं आपको, ठीक है भाई। और ये 100 मीटर ए भी लाइट हाउस है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो मैं मान लेता हूं दोनों जहाज हैं, एक जहाज है सी और एक है डी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेता हूं मैं, एक्स। तो सी डी मैंने क्या मान ली, एक्स, और बी सी को चलो मैं मान लेता हूं वाई, ठीक है। तो देखिए माना
जहाज सी व जहाज डी के बीच की दूरी सी डी बराबर x मीटर तथा माना बी सी बराबर y मीटर। तो ध्यान रखना भाई कि ये सभी समकोण त्रिभुज पर है। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज, अब यहां दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए बी सी और एक ए बी डी। तो देखिए सबसे पहले 45 वाले को लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, तो उस सूत्र को लगाएंगे जिसमें लंब और आधार आते हो, टेन वाला। तो देखिए टेन थीटा के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं 45 बराबर लंब क्या है इसमें ए बी और आधार क्या है बी सी। ए बी की जगह मैं 100 लिख दूं और बी सी की जगह y। और टेन 45 का मान आप जानते हैं 1 बराबर 100/y, इसका मतलब y बराबर 100 मीटर। तो y का मान मेरे पास आ गया कितना 100 मीटर। अब देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज कौन सा ए बी डी में फिर वही टेन का लगेगा। तो टेन अब कोण कितना है 30, तो टेन 30 बराबर लंब क्या है ए बी, अब आधार कितना हो जाएगा बी डी। तो देखिए इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं 100 ए बी के स्थान पर और बी डी के स्थान पर देखिए बी सी प्लस सी डी। तो बी सी कितना है y और ये प्लस x। अब y तो कितना आ गया 100, तो क्या लिख दूं मैं 100 प्लस x। अब देखिए टेन 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 बराबर 100/100 प्लस x। अब देखिए यहां से सरल कर सकते हैं। अब सरल कीजिए कि 100 प्लस x बराबर क्या आ जाएगा 100√3, बजगुणा करेंगे तो 100 प्लस x बराबर 100√3। तो मुझे x का मान चाहिए, तो x बराबर 100√3 माइनस 100। तो देखिए सरल करना कितना सरल हो गया कि 100 कॉमन ले लेता हूं तो √3 माइनस 1। अब देखिए √3 का मान आपको 1.732 लेना है। तो देखिए क्या लिख सकता हूं मैं कि x बराबर 100 इंटू 1.732 माइनस 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 100 इंटू 0.732 और 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 73.2 मीटर। अर्थात दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है 73.2। आंसर लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी। आप ध्यान रखना आंसर अवश्य लिख कर आए, नहीं तो आंसर ना लिखने की स्थिति में परीक्षक चाहे तो आधा नंबर काट सकता है। ठीक है, बराबर 73.2 मीटर। आशा है आपको समझ में आ गया। देखो ऐसे सवालों में दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों त्रिभुजों को आप वैसे कोई सा कभी भी ले सकते हैं, पर सरलता ये रहेगी कि 45 वाले को अगर है 45 का कोण तो उसको पहले पकड़िए, फिर दूसरे वाले पहले से दूसरे में मान रखकर आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब